एवरीवन, स्वागत है आपका हेरिडिटी की तीसरी कक्षा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल सर के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। यानी कि पिछली वीडियो में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट कर लिया था और हमने देख लिया था कि मेंडल सर ने दो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन से दिए थे। पहले था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम तीसरे लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब मैंने बताया था तो आपको क्या कहा था कि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब प्लांट्स को आपस में फर्टिलाइज करवाते हैं उनके गैमेट्स को, तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। एक कैरेक्टर जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट है ना, जैसे कि कलर ऑफ द फ्लावर। तो हमने क्या करा, केवल और केवल एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाइट है, कलर ऑफ द प्लांट है, कलर ऑफ द सीड है ना, ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर। लेकिन जब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड का मतलब होता है कि हम किन्हीं दो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं। दो कैरेक्टर्स कैसे ऑब्जर्व करें इन्होंने कहा कि हम दो कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करेंगे सीड के ऊपर। जो पी प्लांट के ऊपर वो अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पी प्लांट की जो सीड्स होते हैं ना, उनके कलर के ऊपर कि सीड का कलर कैसा है। यानी कि पहला कैरेक्टर हो गया डाई हाइब्रिड में कलर ऑफ द सीड, ठीक है, कलर ऑफ सीड। एक तो हो गया ये कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर कलर ऑफ द सीड, और दूसरा था शेप ऑफ द सीड, सीड की शेप कैसी है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, कलर ऑफ द सीड, कितने कलर के हो सकते हैं सीड। तो देखिए, सीड हो सकते हैं दो कलर के। कौन कौन से, एक हो सकता है येलो कलर का सीड और एक हो सकता है ग्रीन कलर का सीड, ठीक है। मटर का दाना जो होता है वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अब शेप ऑफ द सीड से क्या मतलब है, शेप ऑफ द सीड से मतलब है कि जो हमारा सीड है वो इस तरीके से राउंड है या फिर सिकड़ा हुआ है, यानी कि रिंकल्ड है, ठीक है। तो शेप ऑफ द सीड में हो गए हमारे राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। पिछली वीडियो में इनके और वो भी बताए थे कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो येलो को हम करेंगे कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट और ग्रीन को करेंगे स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट, ठीक है। और इसी तरीके से राउंड और रिंकल्ड, उसमें राउंड को करेंगे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट और रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव ट्रेट होता है, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, ठीक है। तो इसमें कौन से डोमिनेंट हो गए, डोमिनेंट हो गया येलो, रिसेसिव हो गया ग्रीन, क्योंकि कैपिटल लेटर से येलो, स्मॉल लेटर से ग्रीन, ठीक है। इसी तरीके से राउंड में क्या है, राउंड में जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है वो कौन सा है, राउंड है हमारा डोमिनेंट ट्रेट और रिंकल्ड है हमारा रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उन्होंने कैसे करा, उन्होंने करे दो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व। यानी कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ऑब्जर्व कैसे करते थे कि हम कर रहे थे, अरे हमने टी प्लांट को क्रॉस करवाया किससे, स्मॉल टी, यानी कि केवल एक ही कैरेक्टर था, टॉलनेस और डॉफनेस, ठीक है, टॉलनेस और डॉफनेस। इसी तरीके से एक कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन इसमें कैसे लिखेंगे आप, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले वाले में ये था, मोनो हाइब्रिड में ऐसे देख रहे थे, लेकिन डाई हाइब्रिड में कैसे देखेंगे, डाई हाइब्रिड में ये जो टॉलनेस है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा, हाइट की जगह दो कैरेक्टर आ जाएंगे। एक तो राउंडनेस ऑफ कलर ऑफ द सीड और दूसरा राउंडनेस ऑफ द सीड। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कलर ऑफ द सीड, ये वाला, और ये हो गया राउंडनेस ऑफ द सीड। अब ये क्या कह सकती हूँ, ये अब इसमें कैसे ऑब्जर्व करें। अब मैंने कहा था कि जब भी हम पहली जनरेशन लेते हैं, पेरेंट जनरेशन लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें प्योर लाइन प्लांट्स को लेंगे। यानी कि जैसे ये टी है ना, तो दोनों कैपिटल टी होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, प्योर हमारा टॉल है और ये क्या है, प्योर डॉर्फ है। यानी कि इसके अंदर दोनों के दोनों कैसे हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स है, एक जैसे अलील्स है। बात समझ में आ गई। दोनों ही कैसे हैं, डॉर्फनेस के, और इसके अंदर दोनों ही कैसे हैं, टॉलनेस के। इसी तरीके से जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ तो मेंडल सर ने क्या कहा कि जो हम कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे ना, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने के लिए प्योर लाइन प्लांट्स को लेंगे। यानी कि एक प्लांट ऐसा होगा जिसके अंदर प्योर येलो कलर के हमारे जीन्स होंगे और एक होगा ऐसा जिसके अंदर प्योर ग्रीन कलर के हमारे जीन्स होंगे। कैसे, जैसे कि पेरेंट जनरेशन में मैंने दो प्लांट्स लिए, तो पहले हम कलर वाला देखते हैं। तो कलर वाले में उसने क्या कहा, ये क्या है, एक तो हमारे जीन का पेयर हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, ये है प्योर हमारा प्योर येलो प्लांट, ठीक है। और दूसरा जो पेरेंट लिया, दूसरे में उन्होंने क्या कहा, दूसरे में करा प्योर ग्रीन प्लांट। यानी कि दोनों के दोनों ही कैसे हैं, रिसेसिव ट्रेट है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया प्योर ग्रीन प्लांट, ठीक है। कलर के लिए तो ये हो गया पेरेंट जनरेशन में। अब राउंडनेस के लिए क्या कहा था कि राउंडनेस में इसमें दोनों क्या होने चाहिए,
प्योर राउंड होने चाहिए, यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, यानी कि ये क्या है, ये है प्योर राउंडनेस के, प्योर राउंडनेस के। इतनी बात समझ में आ गई? तो यानी कि प्योर येलो प्योर राउंड, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया, एक पेरेंट का हमारा जीन का पेयर हो गया। और दूसरे में क्या है, जैसे ही हमने प्योर ग्रीन लिया था ऐसे ही प्योर हम रिंकल्ड सीड लेंगे। क्या लेंगे हम? प्योर रिंकल्ड सीड लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, ये है हमारे पेरेंट जनरेशन में जो हमारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उसमें जीन्स का किस तरीके का हमारा कॉम्बिनेशन होगा, जीन्स किस तरीके से पेयर में होंगे, ये है हमारे पेरेंट जनरेशन के लिए। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने करा इन दोनों में क्या कहा कि इन दोनों में क्रॉस ब्रीड करवाओ, ठीक है, क्रॉस ब्रीड करवाओ। कैसे करवाएंगे? तो इन्होंने जब इसमें क्रॉस ब्रीड करवाया तो क्या हुआ, क्रॉस ब्रीड करवाने के बाद उनके सारे पेयर्स अलग अलग हो गए। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर जीन्स है, सॉरी जितने भी इसके अंदर अलील्स है, सारे अलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि ये वाई अलग, ये वाई अलग, ये वाई अलग और ये वाई अलग, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे जो अलील्स हैं वो अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। इधर मैंने ले लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई? ये चार है इसके, और इधर के चार कैसे होंगे, ये कैपिटल स्मॉल वाई, फिर ये स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, फिर ये भी स्मॉल आर, ठीक है। अब जब इनमें ब्रीडिंग करवाई हमने, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, तो क्या हुआ, इसके अंदर से हमारे जब हमारे प्लांट्स बने, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स बने, तो उनके अंदर किस तरीके का हमने जीन का पेयर देखा, तो उनके अंदर जीन का पेयर बना कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। जितने भी प्लांट्स बने F1 जनरेशन के, मैंने क्या बताया था, F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स बनते हैं सारे के सारे एक जैसे बनते हैं। यानी कि दोबारा से समझो, हमारे सर ने क्या कहा, मेंडल सर ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, अब के बाद दो ऑब्जर्वेशंस करेंगे, दो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करेंगे। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो क्या होगा कि दो दो कैरेक्टर्स लिए जाएंगे, एक तो हमारा कलर का और एक हमारा शेप का लिया जाएगा। अब जब पेरेंट्स लिए गए तो एक पेरेंट लिया गया प्योर हमारा डोमिनेंट और एक लिया गया प्योर रिसेसिव। उसके अंदर डोमिनेंट के सारे कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर रिसेसिव के सारे कैरेक्टर हैं। अब जब इनको हमने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स के अंदर इस तरीके का जीनोटाइप हमको देखने के लिए मिला, ठीक है, इस तरीके का जीनोटाइप देखने के लिए मिला। यानी कि जो गैमीट बना F1 जनरेशन का, जो गैमीट बना वो कैसा बना, वो इस तरीके का बना। अब मैं कहती हूँ कि ये जो गैमीट बना है ना, जो हमारा जाइगोट बना है, जो जाइगोट बना है ये 2n नंबर है, यानी कि 2n नंबर है। जब इसमें मुझे क्रॉस करवाना होगा, समझो इस बात को, पहले क्या हुआ, पेरेंट्स ने क्रॉस करा तो जाइगोट बना दिया, पेरेंट्स ने क्रॉस करा तो जाइगोट बना दिया। यानी कि इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसके अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, दोनों ने जब क्रॉस करा तो यहाँ पे क्या बना दिए, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना दी। अब जब इसको ब्रीड करना होगा, इसको क्रॉस करना होगा, तो इसको इस 2n से क्या बनना पड़ेगा, इसको भी n बनना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, ये अभी जाइगोट है, जो मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ ये जाइगोट का रिप्रेजेंटेशन है। अभी मुझे इस जाइगोट से क्या बनाना है, इस जाइगोट से मुझे गैमीट्स बनाने हैं, इस नॉर्मल सेल से मुझे गैमीट्स बनाने हैं। तो जब मैं गैमीट्स बनाती हूँ ना, क्योंकि मुझे इनमें क्रॉस ब्रीड कराना है, तो यहाँ पे एक और बना देती हूँ। जब मैं इनसे गैमीट बनाऊंगी ना, तो इस गैमीट में से दोनों पेयर नहीं आएंगे। गैमीट में कभी भी दो पेयर नहीं आते हैं किसी जीन के, कितने आते हैं, केवल और केवल एक अलील आता है, एक जीन से एक अलील आता है, क्योंकि एक पेरेंट से एक ही कैरेक्टर आता है। जैसे कि या तो मदर से डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, या तो फादर, या तो हमारा रिसेसिव आएगा, या तो डोमिनेंट आएगा या रिसेसिव आएगा। इसी तरीके से जो फादर है उनसे भी या तो डोमिनेंट वाला आएगा या रिसेसिव वाला आएगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर से भी डोमिनेंट रिसेसिव दोनों आ गए, इधर से भी डोमिनेंट रिसेसिव दोनों आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जब हमारे इनसे गैमीट बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जो चार दिखा रही हूँ ना मैं अलील, चार से केवल दो रह जाएंगे, एक हमारा राउंडनेस का और एक हो जाएगा कलर का। अब कैसे बनाएंगे, देखो इसके अंदर से चार तरीके से गैमीट बन सकते हैं, चार पॉसिबिलिटीज है, चार कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज है, इस तरीके के गैमीट्स बन सकते हैं। हम हमेशा ये जो दिखाते हैं ना, ये हम दिखाते हैं कि इतनी पॉसिबिलिटीज है,
इससे ज्यादा नहीं बन सकते, ये पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि 2 क्रॉस करेंगे तो 4 बन जाएंगे, नहीं, 4 नहीं बनते हैं 2 के क्रॉस करने से। क्या है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं कि ये किस किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इस पैटर्न में इनको अरेंज किया जा सकता है, हुए नहीं है, अरेंज किया जा सकता है इनको इस पैटर्न में। तो जब इनका ऑब्जर्वेशन किया गया, जब इनको ऑब्जर्व किया गया कि इनके कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं गैमीट में, तो क्या देखा गया कि गैमीट में पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक हो गया ये। फिर दूसरा जब बना तो वो बना कैपिटल वाई स्मॉल आर, 2 गैमीट हो गए। फिर एक और बना स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा बना स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये बने हमारे गैमीट्स। ठीक है, अब अंतर समझ में आ रहा है तो ये दोनों F1 जनरेशन के ही, ये इसको अलग अलग जनरेशन मत समझो, ये क्या है, ये है F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 जनरेशन में क्या हुआ, पहले ये तो हम दिखाए थे, ये तो प्लांट की, ये समझो सोमैटिक सेल्स का दिखा रहे थे। जो प्लांट की जो पूरी बॉडी की सेल्स है उसके अंदर इस तरीके का क्या होगा, हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, जीनोटाइप इस तरीके का होगा। लेकिन जब उस जीनोटाइप में से गैमीट्स बनेंगे, जब हमारी पूरी बॉडी में से गैमीट्स बनते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। पूरी बॉडी के अंदर 46 है, लेकिन जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट के अंदर केवल 23 क्रोमोसोम आते हैं, 46 नहीं आते, केवल और केवल 23 क्रोमोसोम आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। अब 23 क्रोमोसोम्स आते हैं तो मतलब इसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, यानी कि दोनों जो डोमिनेंट है और रिसेसिव है उसमें से केवल एक आएगा, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, और इसमें से भी राउंडनेस में भी या तो डोमिनेंट आएगा या तो रिसेसिव। यानी कि जब गैमीट बनेंगे तो केवल और केवल एक ही अलील उसके अंदर आ सकता है गैमीट के अंदर। तो इस तरीके से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, मैंने कैसे बनाया है इसको, मेरे दिमाग में भी तो कुछ चल रहा होगा जो मैंने ऐसे बना दी। या तो ये तरीका कि याद कर लो, या फिर अगर गैमीट ऐसे याद नहीं होते हैं तो क्या करो, ये जैसे लिखा हुआ है ना कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इसमें क्या करो, पहले वाला पेयर पकड़ो, वाई जो है ना इसी तरीके से लिखना जिस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पकड़ो, पहले वाले को पकड़ो और बड़े वाले आर से क्रॉस करवाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा, फिर बनेगा ये वाला कैपिटल वाई और कैपिटल आर, एक बन गया है ना। अब क्या करो, ये जो कैपिटल वाई का पहले क्रॉस करवाया था सबसे पहले यही है ना, तो इसलिए इसको पकड़ करके चलना है। तो कैपिटल वाई को क्रॉस करवाया कैपिटल आर से, अब क्या करोगे, अब कैपिटल वाई को क्रॉस करवाओ स्मॉल आर से। ठीक है, कैपिटल आर से पहले करवाया, अब करवाओ स्मॉल आर से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब जब तुम कैपिटल वाई को स्मॉल आर से करोगे तो ये वाला बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों कैपिटल वाई से तो दोनों क्रॉस कर चुके, अब स्मॉल वाई से इनको क्रॉस करवाओ। ठीक है, अब इस वाले से क्रॉस करवाओ, पहले इसको आर से क्रॉस करवाओ तो बनेगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और जब इसको हटा दोगे, अब एक बार इससे क्रॉस हो गया तो लास्ट वाले से भी क्रॉस कर दो इससे, तो अब क्या बनेगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, ये आपके गैमेट्स बन गए, 4 गैमेट्स इस तरीके से आपको बनाने हैं। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे पुनेट्स स्क्वायर, जैसे पिछली वीडियो में बनाया था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए लास्ट में बनाया था, ऐसे ही पुनेट्स स्क्वायर इसके लिए भी बनाएंगे। हम पुनेट्स स्क्वायर बनाएंगे, वैसे हम क्यों नहीं देख रहे, जैसे हम इनको देख रहे हैं क्रॉस करा इस तरीके से पेयर्स बने, ऐसे नहीं देख सकेंगे। क्यों, क्योंकि जितने सारे हमने गैमीट्स बनाए हैं ना उनसे उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं। कितने, 16 तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कितने थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पॉसिबल थे 4, इसमें तो 4 गैमीट ही है, तो इसमें बनेंगे 16 कॉम्बिनेशन। अब 16 कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, यानी कि हमें ज्यादा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो हम इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के नहीं देख पाएंगे। तो क्या करेंगे, पुनेट्स स्क्वायर के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे इसके आउटलाइन बना देती हूँ, उसके बाद देखते हैं पुनेट्स स्क्वायर को। देखिए, पुनेट्स स्क्वायर की मैंने आउटलाइन बना ली है डाइहाइब्रिड क्रॉस की। अब इसमें हम क्या भरेंगे, ऊपर हम गैमीट्स भरते हैं इस साइड है ना, और अंदर की साइड हम क्रॉस करके देखते हैं, वही करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, कौन कौन से 4 गैमीट्स बने थे, तो भाई ऐसे बनाए थे हमने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई आर स्मॉल आर। इससे कितने तरीके के गैमीट्स बने थे, इससे बने थे 4 तरीके के गैमीट्स, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, ये 4 बने थे, इस तरीके से सीरीज में लेकर के चलना है, सीरीज में ही लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे भरेंगे, यहाँ पे तो मेल और फीमेल भर देते हैं है ना, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, इस तरीके से यहाँ पे भर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे गैमेट्स भरना स्टार्ट कर देते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से भरेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर।
ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर भी भरो, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और स्मॉल आई और स्मॉल आर। ठीक है, ये सब भर दिया हमने। अब इसमें क्रॉस कर करके देखो, क्रॉस कर करके कैसे देखना है, पहले वाले को पहले से क्रॉस, फिर पहले वाले को दूसरे से क्रॉस, इस तरीके से इधर इधर क्रॉस करते चलेंगे। चलिए फटाफट से क्रॉस करते हैं ना। तो क्या क्रॉस करना है, इसको जब हम इससे क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, यही बनेगा दोनों के दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे। तो अब इसको सेकंड वाले से क्रॉस करके देखो तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, लेकिन आर कौन सा है, एक कैपिटल आर और एक कैसा बनेगा, स्मॉल आर। ठीक है, अब फिर इसी वाले को थर्ड से क्रॉस करो तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, अब इसको क्रॉस करो। अब इसी तरीके से हम क्रॉस करते चलते हैं। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्रॉस करो, कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्रॉस करोगे तो कैसे बनेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। बात समझ में आ रही है। इधर से इधर क्रॉस करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब फिर से क्रॉस करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको क्रॉस करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर अब इधर से क्रॉस करो वापस से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको क्रॉस करो थर्ड से, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, अब स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये बात समझ में आ गई। अब इस वाले को क्रॉस करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको क्रॉस करो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब इधर क्रॉस करो, स्मॉल वाई और कौन सा राउंड कौन सा है, ये वाला बड़ा राउंड आर है, यानी कि कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। इसी तरीके से लास्ट वाले को जब क्रॉस करेंगे तो आएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, ये आ गया हमारा पूरा स्क्वायर, पूरा का पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से प्लांट्स किस रेशियो में है या किस नंबर में है। टोटल कितने प्लांट्स बने हैं, गिन करके देखो, 4 इधर 4 इधर, 4 को क्रॉस करा तो 4 4 16, यानी कि ये कितने प्लांट्स बने हैं, 16 प्लांट्स बने हैं। अब इन 16 प्लांट्स में से कौन कौन से प्लांट्स किस किस तरीके के हैं, हम इन चारों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस 4 तरीके के हमारे सीड्स बनेंगे, 4 तरीके के सीड्स बनेंगे। कौन से बनेंगे, एक तो बनेंगे येलो और राउंड, यानी कि वो होंगे येलो कलर के और बिल्कुल राउंड होंगे। ठीक है, प्योर होंगे, राउंड होंगे, सॉरी येलो होंगे, राउंड होंगे, येलो भी होंगे और राउंड भी होंगे, पूरी शेप में होंगे। दूसरे बनेंगे ग्रीन और राउंड, यानी कि राउंड तो होंगे बट वो किस कलर के होंगे, वो ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन और राउंड कलर के बनने वाले हैं। ठीक है, अब आएगा येलो और रिंकल, यानी कि येलो तो कलर है लेकिन कैसे है, सिकड़े हुए हैं। और फिर आएगा ग्रीन और रिंकल, यानी कि ग्रीन भी है और रिंकल्ड भी है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हमारे सीड्स बनकर के तैयार होंगे। अब पुनेट स्क्वायर में से देखते चलते हैं कि किस किस तरीके के कितने प्लांट्स बनेंगे। देखिए, येलो और राउंड बनने के लिए मुझे क्या चाहिए, येलो और राउंड बनने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, येलो और राउंड बनने के लिए मेरे पास होना चाहिए या तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर, है ना। ये तो पूरा का पूरा प्योर है। देखो, ये भी हमारे येलो के लिए है जीन और दोनों ये जीन राउंड के लिए भी है, यानी कि प्योर येलो और राउंड। ठीक है, फिर क्या बनेगा, अगर एक भी कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा तो वो येलो बन जाएगा, तो यानी कि एक कैपिटल वाई एक स्मॉल आर। ठीक है, और दोनों के दोनों कैपिटल आर, ये बन गया। अब अगर मैं एक आर को स्मॉल कर दूं तो भी बन जाएगा, तो क्या होगा, एक आर बड़ा और एक आर छोटा। ठीक है, ये वाई होगा। ठीक है, एक आर बड़ा और एक आर छोटा। जब भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो रिसेसिव वैसे भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ये बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं क्या करूं, सॉरी यहाँ पे मैंने वाई लिखना था। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को कैपिटल कर दूं और इन दोनों को स्मॉल कर दूं तो भी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये 4 तरीके के कॉम्बिनेशन अगर बन जाए,
ये 4 तरीके की कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये सीड बनेगा मेरा येलो और राउंड शेप का। अब इसमें से ये जितने भी है ना, ये सारे खोजते चलो कौन कौन से। अब इसमें से ढूंढो। देखो पहला वाला ये है, ये वाला है, तो ये भी ठीक है, ये वाला इस पे मार्क लगा दिया, ठीक है। और कैपिटल वाई और कैपिटल आर आपको और कोई नहीं दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। और कौन सा देखना है, अब देखना है कैपिटल वाई स्मॉल आई और दोनों के दोनों कैपिटल आर। तो कैपिटल वाई स्मॉल आई और दोनों के दोनों कैपिटल आर। और देखो कहीं है क्या, और देखो और कहीं है, और कहीं है, और कहीं है, दोनों के दोनों कैपिटल आर, और कहाँ है, और कहीं नहीं है, ऐसे दोनों के दोनों कैपिटल आर। और कहाँ देख सकते हैं हम, अब देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये किस किस तरीके के हो सकते हैं। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आई निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार, है ना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कहाँ है, ये यहाँ भी है, और कहाँ पे है, एक यहाँ पर भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, और कहाँ है, और कहीं है, ठीक है। और क्या क्या है, और क्या क्या है, एक ये वाला भी रह गया हमारा, है ना, ये वाला इससे मैच करता हुआ रह गया। और क्या रह गया, और रह गया हमारा, एक रह गया हमारा कौन सा, एक रह गया कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, ये वाला रह गया। तो ये वाले देखो, ये दे दो, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितने प्लांट्स दिखे आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्लांट्स अभी तक हम खोज चुके हैं। और कौन कौन से हमारे येलो और राउंड होंगे, और येलो और राउंड होंगे, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, क्योंकि ये भी किसके जैसा है, इसका कॉम्बिनेशन देखो किसके जैसा है, इसका कॉम्बिनेशन है इसके जैसा, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन इसके जैसा है। और कौन कौन सा है, एक मेरा रहेगा यहाँ पर, ये वाला। अब टोटल गिनो, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। कौन कौन से हो गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे के पूरे 9 प्लांट्स ऐसे हैं जो येलो है और राउंड है। तो इसमें हमें जीनोटाइप से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप का रेशियो है। ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये किसका है, फिनोटाइप का रेशियो है, जीनोटाइप का नहीं है। जीनोटाइप को आपको पढ़ना भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा होता है जीनोटाइप का, है ना, ऐसा होता है, बहुत लंबा सा होता है, उसमें 6-7 नंबर आपको याद करने पड़ जाएंगे, बट वो आपको याद नहीं करना, ठीक है। 1:2:2:1 ऐसे करके होता है, तो वो मत याद करो। क्या याद करना है, फिनोटाइप याद करना है, क्योंकि बुक में आपके फिनोटाइप ही दिया हुआ है। अब फिनोटाइप में हमने सबसे पहले क्या देखा, येलो और राउंड कितना है, तो येलो और राउंड हमने ऑब्जर्व करे कि ये वाले जो है, ये वाले जितने भी मेरे प्लांट्स हैं ये कैसे हो गए, ये हो गए येलो और राउंड, ठीक है, येलो और राउंड। तो कितने हो गए, 9 प्लांट्स ऐसे हैं जो येलो और राउंड बनने वाले हैं। अब मैंने अपने पूरे के पूरे डायग्राम को खराब कर दिया है, ठीक है। अब ये हमने ऑब्जर्व कर लिया कि येलो और राउंड कितने हैं, येलो और राउंड कितने हैं। अब हमें करने हैं ग्रीन और राउंड कितने हैं। तो ग्रीन क्या है, ग्रीन रिसेसिव ट्रेट है। जब ग्रीन रिसेसिव है यानी कि इसके पास जो येलो है ना, वो दोनों के दोनों जब रिसेसिव होंगे, जब दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे इस तरीके के, तो ही ये खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगा। और राउंड में क्या हो सकता है, राउंड में हमारे कैपिटल आर हो सकता है, ठीक है। और इसी की जगह क्या हो सकता है, स्मॉल वाई तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे तभी तो ग्रीन आएगा। अगर एक भी इसमें से डोमिनेंट हो गया तो येलो आ जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट खुद को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल को होने ही नहीं देता, रिसेसिव को होने ही नहीं देता एक्सप्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल वाई ही रहेगा, लेकिन आर में चेंज आ सकता है, आर यहाँ पे एक आर स्मॉल भी हो सकता है, तो भी राउंड बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितना है, 2 स्मॉल वाई कहाँ दिख रहे हैं, 2 स्मॉल वाई मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं भी मुझे 2 स्मॉल वाई दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, और कहीं 2 स्मॉल वाई नहीं है, यहाँ पर है, बट इसके साथ क्या है, यहाँ पर दोनों के दोनों आर क्या है, मेरे स्मॉल है। तो मतलब कि ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो येलो ग्रीन और राउंड कितने दिख रहे हैं मुझे, ग्रीन और राउंड मुझे दिख रहे हैं 2, 9:3:3:1 ऐसा होता है। यानी कि अभी भी यहाँ पे एक ना एक क्या हो रहा है, एक ना एक की गड़बड़ी हो रही है। देखो कौन सा हो रहा है, एक जो हमारा है वो ये भी है, ठीक है, यहाँ पर रह गया, एक रह गया मेरा यहाँ पर, देख रहे हो। तो क्या हो गया, मेरे 3 प्लांट्स अब मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिसमें ग्रीन का ट्रेट है और साथ में साथ राउंड का ट्रेट है। कौन से, ये वाले, ठीक है, 3, ये वाले और ये वाले। तो ये 3 कैसे हैं, ये 3 मुझे दिख रहे हैं ग्रीन और राउंड, यानी कि मैं कह सकती हूँ ग्रीन और राउंड मुझे कितने मिल गए हैं, 3 मिल गए हैं। यहाँ से इनको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे कितने मिल गए, येलो और राउंड अभी तक मिल चुके हैं मुझे 9 प्लांट्स, ग्रीन और राउंड मिल चुके हैं मुझे 3 प्लांट्स, ठीक है। अब देखेंगे येलो और रिंकल्ड। येलो और रिंकल्ड के लिए क्या होना चाहिए, येलो और रिंकल्ड के लिए क्या होना चाहिए, येलो और रिंकल्ड के लिए मेरे पास हो सकता है जीनोटाइप या तो
कैपिटल वाई हो दोनों तो येलो होगा, ठीक है। या तो फिर क्या हो, और रिंकल्ड के लिए क्या होगा, रिंकल्ड के लिए दोनों के दोनों रिसेसिव होने चाहिए। जैसे ग्रीन में था, ग्रीन अगर रिसेसिव खुद को शो कर रहा है तो क्या है, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। इसी तरीके से रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है, अगर इसको खुद को एक्सप्रेस करना है तो दोनों के दोनों स्मॉल होने चाहिए। अब इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से अब देखो आर जो है ये तो स्मॉल ही रहेंगे, तो सेम रहेंगे, लेकिन वाई में चेंज हो सकता है। वाई ऐसा भी हो सकता है कि एक स्मॉल आ जाए, एक स्मॉल आ जाए और बाकी क्या हो जाए, रिंकल्ड वाले तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, ये कहाँ पर मिलेंगे, अब इनको सर्च करो। देखो ये मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों आर क्या है, स्मॉल है। तो यानी कि ये वाला और ये वाला कैसे हो गए, ये मेरे येलो और रिंकल्ड हो गए। तो कितने हो गए, 3 प्लांट्स मेरे येलो और रिंकल्ड हो गए। अब ग्रीन और रिंकल्ड देखो, ग्रीन और रिंकल्ड के लिए पता है, ग्रीन भी रिसेसिव है और रिंकल्ड भी रिसेसिव है, यानी कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मेरा होना चाहिए। क्या आपको इसमें कहीं भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है? बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोने में चिपक करके बैठा है। ठीक है, एक ही रह गया और ये एक ही बनता है, ये एक ही बनता है। ठीक है, एक ही ऐसा सीड बनेगा, एक ही ऐसा प्लांट बनेगा जिसके अंदर ग्रीन और रिंकल्ड सीड मेरे होने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमने क्या करा, ऑब्जर्वेशन करा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि फिनोटाइप का जो रेशियो मेरा निकल करके आया है, फिनोटाइप यानी कि बाहर से देखने में सीड्स कैसे लग रहा है, जीनोटाइप का तो मैंने रेशियो लिखा ही नहीं, मैंने फिनोटाइप का रेशियो लिखा हुआ है ये। तो फिनोटाइप का रेशियो होता है 9:3:1। ये है मेरा फिनोटाइप का रेशियो, किसके अंदर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने दे तो दिया, इसके बेसिस पर अब उन्होंने कौन सा नया लॉ निकाला, क्योंकि 3 लॉ है, 3 में से हमने 2 पढ़ लिए हैं और 1 लॉ हमारा अभी भी रह गया, तो अब उसको पढ़ते हैं इसे हटा करके। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब आया है थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका क्या मतलब होता है, चलिए फटाफट इसको मत पढ़ना प्लीज, नहीं तो इसे देख करके ना वैसे ही बहुत डर जाओगे। ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना, पहले इसको समझेंगे, पहले देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ था कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करा था मेंडलसन ने, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लिए थे 2 कैरेक्टर्स इस तरीके के। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले पेरेंट जनरेशन से लेकर के चलते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन में डायरेक्टली कूद के आते हैं, पहले पेरेंट जनरेशन से लेकर के चलते हैं। तो पेरेंट जनरेशन से मेंडलसन ने क्या करा था, उन्होंने क्या लिए थे, 2 प्योर लाइन प्लांट्स लिए थे, एक था प्योरली डोमिनेंट और एक था प्योरली रिसेसिव। तो ठीक है, प्योरली डोमिनेंट क्या था, इस तरीके का कुछ था, और प्योरली रिसेसिव था कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये थे हमारे। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने देखा था कि जब गैमेट्स बने थे ना, तो गैमेट्स किस तरीके से बने थे, गैमेट्स बने थे इस तरीके से। जो हमारी F1 प्रोजेनी बनी थी, F1 प्रोजेनी के अंदर क्या था, जीनोटाइप कुछ इस तरीके का था। तो अब ये क्या कहते हैं, मेंडलसन ने देखा, अरे यहाँ पे जो कैपिटल Y था वो तो स्मॉल y के साथ अटैच हो गया है ना, और जो कैपिटल R था वो स्मॉल r के साथ अटैच हो गया, यानी कि दोनों के दोनों जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स है ना। ट्रेड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेड्स मतलब ऊपर से बाहरी जो ऊपर का मोटा मोटी चीजें है ना, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। जैसे कि आंख होना, नाक होना, ऐसे पेड़ों में क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस होना, लीफ का होना, स्टेम का होना, ये सब हो गया कैरेक्टर। लेकिन ट्रेड क्या हो गया कि कितनी लंबी लीफ होगी, किस कलर की लीफ होगी, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ये है। अब सीड होना एक अपने आप में क्या है, एक कैरेक्टर है। सीड का शेप होना अपने आप में कैरेक्टर है, लेकिन शेप अलग अलग हो सकती है, ये क्या है, ट्रेट है। और इसी तरीके से सीड का कलर होना, कुछ भी कलर हो सकता है, सीड में कलर होना क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन सीड के अलग अलग कलर होना, यानी कि ग्रीन होना, येलो होना, ये सब क्या है, ये है ट्रेट्स। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा कि जो एक कैरेक्टर है ना, एक कैरेक्टर है यानी कि कलर वाला और शेप वाला, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर येलो वाला कहीं भी जाए, रेड वाला भी कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि रेड वाले ने येलो वाले को बांध के रख रखा है कि नहीं मैं जहां जाऊंगा तू भी वहीं जाएगा, है ना, मैं जहां जाऊंगा तू भी वहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या कर सकता है, जैसे मैंने येलो ट्रेट लिया, ठीक है, येलो ट्रेट लिया,
तो येलो ट्रेड है ना इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ से किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। रेड कलर का जो हमारा राउंड है ना, वो उसको बांध कर नहीं रखा हुआ है अपनी बेड़ियों में। किस तरीके से आगे भी देखते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि ये येलो और राउंड से हमें क्या बने थे, 4 गैमीट्स बने थे, ठीक है, 4 गैमीट्स बने थे। 4 गैमीट्स कैसे बने थे, ऐसे बने थे 4 गैमीट्स हमारे, ठीक है, ये 4 गैमेट्स बने थे ना। अब इन 4 गैमेट्स में क्या था, इन 4 गैमेट्स में रैंडमली अरेंज हो गए ये सारे एलील्स, यानी कि ऐसा नहीं कि कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ ही जुड़ेगा, या स्मॉल आर जो है, जो स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ ही जुड़ेगा, नहीं नहीं, कोई भी किसी के भी साथ जुड़ सकता है। ये है ना डिपेंड करता है कि जितने भी तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, कैसे भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये येलो वाला जो है ये रेड के कैपिटल आर के साथ ही अटैच होगा या स्मॉल आर के साथ ही अटैच होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इस पेयर से, जब इस F1 जनरेशन में गैमीट्स बन रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये वाला जो हमारा डोमिनेंट येलो का जीन है वो डोमिनेंट राउंड से ही हमारा क्या होगा, कंबाइन होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रैंडमली किसी से भी कंबाइन कर सकता है। ये जो येलो है ये इससे भी कंबाइन कर सकता है और ये इससे भी कंबाइन कर सकता है, किसी से भी कंबाइन कर सकता है। जो राउंड का जो हमारा जीन है वो इसके ऊपर रोक टोक नहीं लगा सकता, ठीक है। तो क्या है, हम तो खुले पंछी हैं, हम किसी के भी साथ कंबाइन कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी जोर नहीं है। ये चारों के चारों जो हमारे एलील्स है ना, ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग होकर के भी चल सकते हैं, अपनी मर्जी से चल सकते हैं। और ये तो हमने आगे भी देखा था कि जो येलो और राउंड है वो किस तरीके से कंबाइन कर रहे थे। जो येलो वाला मान लो मैं यहाँ पे ले लूं, तो येलो क्या है, येलो इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है ना, राउंड के साथ, येलो इस वाले के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो क्या क्या बना सकता है वो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना रहे थे। 16 तरीके के कॉम्बिनेशन देखे हमने, वो क्या थे, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे कि इतने तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी कि इसका जहां मन चाहे ना, इस वाले का जहां मन चाहे ये किसी से भी कंबाइन कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वाला इससे कंबाइन करेगा या ये वाला इससे कंबाइन करेगा, इसकी मर्जी है, ये जिससे चाहे कंबाइन करे, जिससे चाहे मिले, इस पे कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता है। तो क्या समझ में आई बात कि जीन्स जो है ना, जो पेयर्स है, जो एलील्स है, उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए, उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए कि भैया मैं इससे अटैच करूं या इससे अटैच करूं या इससे अटैच करूं, मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी में किसी से भी अटैच करूं, ये मेरी मर्जी है, मैं किसी से भी अटैच कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाएगा। अब क्या, अब यही इसी को बना करके मेंडलसन ने लॉ में बता दिया कि इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि 2 or more characters in the same hybrid, 2 or more characters in the same hybrid आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, ईच एलील ऑफ जीन इज इक्वली लाइकली टू कंबाइन विद एनी अदर जीन या फिर एलील। अब ये क्या कह रहा है कि ये वाला जो जीन है ना, ये इसमें से किसी भी जीन के साथ कंबाइन कर सकता है, किसी भी के साथ जाकर के अपना पेयर कंप्लीट कर सकता है, नया जाइगोट बना सकता है। ये इक्वली लाइकली टू कंबाइन, यानी कि जितना ये इससे कंबाइन कर सकता है उतनी ही कैपेसिटी ये भी है, इसका मन करा तो इसके पास भी चला जाएगा। इक्वली लाइकली टू कंबाइन, इसकी मर्जी है, ये जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, इसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। ये खुला पंछी है, पूरा आसमान है, जहां उड़ना चाहे वहां उड़ सकता है, इस पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाने वाला। ये बात समझ में आ गई। ये है थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सारे ही लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है आपसे जो फिनोटाइप है ना डायहाइब्रिड क्रॉस का, वो पूछा जाता है आपसे। और उसमें तो सब कुछ ही पूछा जा सकता है जो आपसे चाहे, डोमिनेंट, रिसेसिव और किस तरीके से अलग अलग होते हैं, है ना। ये इसमें ये पूछ सकता है कि मेंडलसन ने कैसे दिखाया था कि जो 2 हमारे जीन्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो सेपरेटली कंबाइन करते हैं या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप इसको ये कॉम्बिनेशन करके दिखाएंगे कि थर्ड लॉ में क्या कहा था कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं तो उसमें हर जीन के पास अपनी इंडिपेंडेंस है कि जितना ही इससे कंबाइन करेगा उतना ही इससे भी कंबाइन कर सकता है, इससे भी कंबाइन कर सकता है। इसी वजह से 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन।
यानी कि जो हम ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस में कैसे पता लगाया जाता है कि जो हमारा न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो गर्ल है या फिर बॉय है, ये बताने के लिए किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। किसके थ्रू होता है? डीएनए से, या फिर हम कह सकते हैं क्रोमोजोम से। डीएनए से नहीं, क्रोमोजोम से हम ये पता लगाते हैं कि कोई बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से करा जाता है। अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर जेंडर डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है जेनेटिकली, यानी कि हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, हमारे पेरेंट्स के अंदर की सेल्स क्रोमोसोम से डिसाइड करती है कि आगे आने वाला बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा। यानी कि ये जेनेटिक है, ये पेरेंट्स से इन्वॉल्व हुआ है। पेरेंट्स का इनमें ये है कि पेरेंट बताएंगे, पेरेंट से ही पता लगेगा कि जो बेबी बॉय बनेगा या बेबी गर्ल बनेगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे? लेकिन जो हमारे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, उसमें ये कोई भी नेचुरल प्रोसेस नहीं है। उसमें क्या होता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि और चीजें इसको अफेक्ट नहीं करेंगी, ये कोई लक नहीं है। ये क्या है, उसमें डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। कैसे? जैसे कि रेप्टाइल्स अगर होते हैं, रेप्टाइल्स में क्या होता है, अगर लो टेम्परेचर होता है जैसे 27 डिग्री के आसपास, तो उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं मेल्स जो होते हैं वो होते हैं, हमारे आगे वाली जनरेशन क्या होगी, मेल होगी। यानी कि अगर 27 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर है तो मेल प्रोजेनी आने वाली है, और अगर थोड़ा सा और गर्म टेम्परेचर हो गया, यानी कि 32 के आसपास पहुंच गया, 32 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें फीमेल प्रोजेनी आती है। यानी कि ये डिटरमाइन किससे हो रहा है, ये डिटरमाइन हो रहा है टेम्परेचर से, कि मेल बनेगा प्रोजेनी या फिर फीमेल बनेगी। प्रोजेनी का मतलब आगे आने वाली जनरेशन का बच्चा, तो वो क्या है, वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर फर्टिलाइजेशन ठंडे टेम्परेचर में हुआ तो मेल बनेगा, और अगर गर्म टेम्परेचर में हुआ तो फीमेल बनेगा। क्रोकोडाइल हुआ, क्रोकोडाइल को क्या करना था, फर्टिलाइज करना था। अगर क्रोकोडाइल ठंडे टेम्परेचर में है तो मेल क्रोकोडाइल बनेगा, और अगर वो कैसा है, गर्म टेम्परेचर में, तो कौन बनेगा, फीमेल क्रोकोडाइल। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका जो जेंडर होता है, जो सेक्स होता है, वो फिक्स नहीं होता है। कैसे? जैसे कि स्नेल्स होते हैं। स्नेल्स में क्या होता है, स्नेल्स तो अपना जेंडर ही बदल लेते हैं, पहले मेल थे बाद में फीमेल हो गए, उनका कोई फिक्स ही नहीं है। तो लेकिन अब हमने क्या देखा, हमने जो रेप्टाइल्स है उसमें डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, और इसमें स्नेल्स क्या है, वो तो अपना डिटर्मिनेशन हम उनका कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी चेंज कर सकती हैं। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जेनेटिक होता है। हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो बेबी बॉय बनेगा या बेबी गर्ल बनेगा। बट ये कैसे पता लगाया जाता है? हमने कहा था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मदर से और फादर से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मदर के, या फिर कह सकते हो मैटरनल जो क्रोमोसोम होते हैं वो आते हैं, प्लस में क्या होता है, पैटर्नल क्रोमोसोम आते हैं, यानी कि जो फादर से क्रोमोसोम आते हैं। हमने क्या कहा कि ये दोनों सेम क्रोमोसोम भेजते हैं। सेम क्रोमोसोम किसके अंदर भेजते हैं, जायगोट के अंदर भेजते हैं। बट क्या सही में ऐसा होता है, क्या सही में ऐसा होता है? नहीं। हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना। और इसमें से क्या होता है, पेरेंट्स में से मदर में से आते हैं 23, ठीक है, और इसी तरीके से फादर में से आते हैं 23, ठीक है, मदर में से भी 23 और फादर में से भी 23। अब मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या 46 क्रोमोसोम जो इन्होंने 23 दिए, क्या ये दोनों सेम होते हैं? तो मैं कह सकती हूँ नहीं, सेम नहीं होते हैं। क्यों सेम नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें से जो 22 क्रोमोसोम ये देंगे, 22 क्रोमोसोम ये देंगे, ये तो दोनों सेम होते हैं, ये दोनों तो क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम है ना, जो 23rd क्रोमोसोम है वो इनका अलग होता है और इनका अलग होता है, इनकी मदर का अलग होता है और फादर का अलग होता है, और यही डिटरमाइन करता है जेंडर को, यही डिटरमाइन करता है जेंडर को कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, कोई मेल है या फीमेल है। ये कैसे डिटरमाइन होता है, हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम 23 पेयर में है, जो आखिरी वाला पेयर होता है ना वो डिटरमाइन करता है कि कोई भी इंसान मेल है या फिर फीमेल है। ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारा डिटरमाइन करता है, यानी कि बाकी जो 22 पेयर्स है ना वो सेम होते हैं, 23rd पेयर जो होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? जैसे जो फीमेल होती है ना, क्रोमोसोम का कुछ साइज भी तो होता होगा,
है ना, क्रोमोसोम का साइज भी तो होता होगा। तो ऐसे क्या होता है, जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में सारे क्रोमोसोम एकदम परफेक्ट होते हैं, जिस साइज के होने चाहिए ना, सारे के सारे सेम साइज के क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि जो 23rd पेयर है वो भी सेम साइज का होगा। यानी कि फीमेल्स के अंदर जो 23rd पेयर है ना, 23rd पेयर बोल रही हूँ, पेयर, लास्ट वाला पेयर, 23rd क्रोमोसोम सिंगल नहीं, जो पेयर क्रोमोसोम है, तो पेयर में क्या होता है, पेयर में दोनों के दोनों सेम साइज के क्रोमोसोम होते हैं, सेम साइज के क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने क्रोमोसोम बनाया है ना, तो दूसरा भी सेम इसी साइज का क्रोमोसोम होगा। ठीक है, फीमेल में होता है इस तरीके से। लेकिन मेल में क्या है, मेल में तो गड़बड़ है। क्या है, मेल में तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि जो 23rd पेयर है ना, जो 23rd पेयर है उसमें क्या है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेम साइज के है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि एक क्रोमोसोम क्या है, एक क्रोमोसोम है छोटा और एक है बड़ा, एक क्रोमोसोम छोटा और एक क्रोमोसोम बड़ा। तो इसने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि डिसिमिलर साइज के हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम मेल्स के अंदर होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम बड़ा है और एक क्रोमोसोम छोटा है। ठीक है, एक क्रोमोसोम बड़ा है, एक क्रोमोसोम छोटा है। अब क्या कहता है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका बना दिया कि अगर सेम साइज का है तो उसको हम लिखते हैं XX, और अगर एक छोटा एक बड़ा है तो बड़े वाले को लिखते हैं X और छोटे वाले को लिखते हैं Y। ठीक है, तो यानी कि जो मेल के अंदर स्मॉल वाला होता है ना, जो स्मॉल वाला होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है Y से। अब ये मत कहना X क्यों लिखा है, इसकी X जैसी शेप तो है नहीं, Y जैसी शेप तो है नहीं, क्योंकि ऐसा सोचते हैं लोग। ठीक है, तो X और Y का शेप से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, साइज से। साइज से, कि जिसका साइज छोटा है वो हो गया Y क्रोमोसोम और जिसका साइज बड़ा है वो हो गया X क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर दोनों एक जैसे हैं और मेल के अंदर क्या है, दोनों अलग अलग है, एक छोटा भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए अब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों आते हैं। तो क्या होता है, इसके पास कौन कौन से क्रोमोसोम हो सकते हैं, X और Y, और इसके साथ कौन कौन से क्रोमोसोम हो सकते हैं, फीमेल के साथ X और X दोनों एक जैसे, है ना। हर गैमीट के अंदर क्या होता है, एक गैमीट के अंदर X होगा और एक गैमीट के अंदर Y होगा। सिमिलरली फीमेल के अंदर एक गैमीट के अंदर X और दूसरे गैमीट के अंदर भी X, क्योंकि इसके पास दोनों X ही हैं। यानी कि मैं पता क्या कहना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मेल बॉडी के अंदर 2 करोड़ स्पर्म्स बने, 2 करोड़ स्पर्म्स बने, है ना, बहुत सारे बनते हैं, या चलो 2 करोड़ तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं तो कर 1 लाख स्पर्म्स बने, 1 लाख स्पर्म्स बने, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे 50,000 जो हमारे स्पर्म्स है, 1 लाख में से 50,000 स्पर्म्स के पास क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा और 50,000 क्रोमोसोम्स के अंदर Y क्रोमोसोम होगा। 50,000 स्पर्म्स के अंदर Y क्रोमोसोम होगा। क्यों होगा, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नॉर्मल सेल के अंदर तो दोनों होते हैं, लेकिन गैमेट सेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है कि अगर बाय चांस फीमेल के पास तो देखो सेम ही है, फीमेल के पास तो सेम ही है, फीमेल तो यही देगी, तो फीमेल ने क्या करा, अपना वाला X क्रोमोसोम दे दिया, उसने निकाल दिया एग में। अब ये डिपेंड करता है मेल के ऊपर कि अगर उसमें से Y क्रोमोसोम आके अटैच हो गया तो ये क्या बन जाएगा, X और Y। ठीक है, और अगर बाय चांस मेल में से X क्रोमोसोम आ गया और फीमेल तो वो X ही देती है, तो ये बन जाएगा XX क्रोमोसोम। अब एक बात बताओ, इसमें से गर्ल कौन सा है, बॉय कौन सा, भाई गर्ल कौन सा होता है, जिसमें दोनों सेम होते हैं, यानी कि ये बन जाएगी गर्ल और ये बन जाएगा बॉय। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसमें एक बात देखो, अब देखो क्या हो गया, अब ये डिटरमाइन करने वाला कि आगे आने वाला बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है, कौन है, फादर है, मदर नहीं है, फादर है मदर नहीं। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए अगर एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें तो हम क्या डिपेंडेंट है, उसमें तो यही बात समझ में आती है कि जो मेल है वही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, कि जो गर्ल होगी या बॉय होगा उसके लिए मेल पेरेंट जो हमारा है वो रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या था, ये था सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से कराया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन डिटरमाइन करता है सेक्स को, तो करता है मेल पेरेंट डिटरमाइन। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम है।
फीमेल के पास तो दोनों एक जैसे ही हैं, मेल के पास दोनों अलग अलग हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर जाए और कौन सा हमारा जो बेबी है वो बन जाए, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन दोनों के चांसेस कितने हैं? दोनों के चांस है 50%। 50% चांसेस है कि बॉय बनेगा, 50% चांसेस है कि गर्ल बनेगी। ठीक है, 50-50 चांसेस है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉय बन जाए, ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल बन जाए। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना आप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, इसकी भी आएगी 1/2। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या है? 1/2। बात समझ में आ गई? तो ये क्या था, यहीं पर हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में आते मुझे ये बात याद आ गई, एक लाइन है एनसीईआरटी के अंदर, एक लाइन है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है कि जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स जो होते हैं वो किसी भी हमारे सेल के अंदर डीएनए की तरह एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट नहीं होते। जैसे डीएनए क्या होता है, एक स्ट्रैंड होता है ना पूरा का पूरा, लेकिन जीन्स कभी भी इस तरीके से स्ट्रैंड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जीन्स क्या होती है? जीन्स होते हैं डीएनए के सेगमेंट्स, यानी कि जीन्स होते हैं डिपेंडेंट, तभी तो डिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या देखा था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा था कि जो रिसेसिव, डोमिनेंट, राउंड, येलो, ये सब क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब क्या है? येलो अपने हिसाब से चल सकता है, सेगमेंट वो वाला किसी से भी हमारा कंबाइन कर सकता है डीएनए का, और दूसरा किसी से भी कंबाइन कर सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि येलो वाला राउंड के साथ बंध के चलेगा, है ना। अगर मान लो एक ऐसे डीएनए है ना, एक डीएनए के अंदर ही चिपके पड़े हैं राउंड वाला भी, राउंड का भी, और येलो का भी, राउंड का भी और येलो का भी, तो क्या होगा? ये जहां जहां जाएंगे, ये डीएनए का टुकड़ा जहां जहां जाएगा दोनों को साथ लेकर के चलेगा। आज जैसे कि आप एक गाड़ी में 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, तो जहां गाड़ी जाएगी दोनों लोग वहीं वहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेपरेट व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेट व्हीकल में है ये अलग भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है दोनों बाइक से चल तो रहे हैं। अब क्या हो गया, एक गाड़ी नहीं है, अब 2 बाइक हैं, दोनों चल तो साथ साथ रहे हैं, लेकिन उनकी मर्जी वो कभी भी अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डीएनए में क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए में सेगमेंट्स प्रेजेंट है जीन के, तो जीन की मर्जी है, वो कभी भी कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक डीएनए के स्ट्रैंड में बंद करके रह गया, नहीं नहीं, मैं तो राउंड के साथ ही चलूंगा या मैं तो रिंकल के साथ ही चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डीएनए के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अब क्या होते हैं? जीन इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अब हम यहीं अपने चैप्टर को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका रिवीजन लेक्चर एक रह गया है, और क्या रह गया? इसका प्रैक्टिस सेशन रह गया है, उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।